आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के लिए तुम लोग जो है वो दामोदर एंड गुजराती बेसिक इकोनोमेट्रिक्स करके बुक आती है वो, और थोड़ा बहुत हम कोर्सियानी से भी कंसल्ट करेंगे बताने के लिए। तो सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है ना। तो इकोनोमेट्रिक्स means economic measurement। इकोनोमेट्रिक्स का जो लिटरली मीनिंग होता है, लिटरली तौर पे जो हम कहेंगे कि भाई इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है, तो लिटरली तौर पे हम इकोनोमेट्रिक्स को कहेंगे इकोनॉमिक मेजरमेंट, जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, तो ये इसको हम लिटरेरी तौर पे कहेंगे इकोनॉमिक मेजरमेंट। अब बेसिकली जो इकोनोमेट्रिक्स है, वो इकोनोमेट्रिक्स जो है ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी प्लस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स and mathematical statistics। तो कोई तुमसे ये क्वेश्चन करे कि भाई इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है, तो सबसे आसान तरीके में बताओ कि इकोनोमेट्रिक्स का लिटरेरी मीनिंग जो है इकोनॉमिक मेजरमेंट होता है। एंड इकोनोमेट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसका ये कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं सिंपली। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो हमारा गया व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई इकोनोमेट्रिक्स इज सेपरेट डिसिप्लिन। मतलब क्यों हम इकोनोमेट्रिक्स सेपरेट पढ़ने की जरूरत पड़ रही है अभी हैं। तो व्हाई इकोनोमेट्रिक्स मैट्रिक्स is a separate discipline। ये जो इकोनोमेट्रिक्स है ये क्यों सेपरेट डिसिप्लिन है, जबकि हम माइक्रो भी पढ़े हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, है ना, स्टैट्स भी पढ़े हैं, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स को सेपरेट पढ़ने की क्या जरूरत है? जैसे तुम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होगे लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस देयर क्वांटिटी डिमांड विल बी डिक्रीजेस, है ना। और सिमिलरली अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो ये तुम लोगों ने कि कहाँ पे पढ़ा है? थ्योरी में, लॉ ऑफ डिमांड के थ्योरी में पढ़ा है। तो
अब ये थ्योरी जो है ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने और घटने से क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करता है, लेकिन कितना करता है ये हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बताता। बताता है कितना कर रहा है? तो ये कौन बताता है? ये इकोनोमेट्रिक्स बताता है। और इकोनोमेट्रिक्स क्या देता है? उसी का न्यूमेरिकल मेजरमेंट देता है। हम इकोनोमेट्रिक्स के जरिए न्यूमेरिकल मेजरमेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेजरमेंट समझते हो ना, कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं कि भाई अगर प्राइस इतना बढ़ेगा तो क्वांटिटी इतना घटेगा, अगर प्राइस इतना घटेगा तो क्वांटिटी इतना बढ़ेगा। ये हम बता सकते हैं। सो दिस इज द जॉब ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, टू प्रोवाइड न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ मच प्राइस इंक्रीजेस, हाउ मच क्वांटिटी विल बी डिक्लाइन एंड हाउ मच क्वांटिटी विल बी डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। ये इकोनोमेट्रिक्स बताएगा और कहीं से हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो है इकोनोमेट्रिक्स हमारा सेपरेट डिसिप्लिन है। समझ रहे हो ना? इसलिए इकोनोमेट्रिक्स जो है यहां पे हमारा सेपरेट डिसिप्लिन है कि हमको इसको पढ़ने का जरूरत पड़ता है, इसलिए कि ये न्यूमेरिकल मेजरमेंट बता देता है कि भाई ये परसेंट, आगे हम तुम लोगों को बताएंगे, ये परसेंटेज में भी बताएगा, यूनिट में भी बताएगा, और इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है आगे के चैप्टर में तुम लोगों को पता चलेगा। समझ रहे हो ना? जब हम इक्वेशन देंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो उसमें इंटरप्रिटेशन करना भी बताएंगे तुम लोगों को कि भाई इसको, इस इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मान लिया कि डिपेंडेंट, एक तो हम बता रहे तुम लोग कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आगे सब डिस्कस करेंगे। तो सिंपली अगर कोई पूछे व्हाई इकोनोमेट्रिक्स इज सेपरेट डिसिप्लिन, तो तुम कहना कि भाई हमको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से सपोज टू बी लॉ ऑफ डिमांड से हमको इतना पता चलता है कि प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिक्लाइन करता है, अब प्राइस डिक्रीज करने से क्वांटिटी इंक्रीज करता है, लेकिन कितना करता है नहीं पता चलता। वो कौन हमको देता है नॉलेज? इकोनोमेट्रिक्स देता है। इसलिए इकोनोमेट्रिक्स इज ए सेपरेट डिसिप्लिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। देखो, इकोनोमेट्रिक्स जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि इसमें क्या मेथोडोलॉजी एडॉप्ट करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स को स्टडी करने से, या इकोनोमेट्रिक्स जब हम स्टडी करेंगे तो ये किस मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है हमारा जो इकोनोमेट्रिक्स है। तो वन बाय वन करके उस मेथोडोलॉजी को हम देखेंगे। बहुत सारे मेथोडोलॉजी है, लेकिन अभी भी क्लासिकल या ट्रेडिशनल जो मेथोडोलॉजी है वो डोमिनेट करता है इकोनोमेट्रिक्स में। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट ने इसको दिया है वो डोमिनेट करता है। समझ रहे हो ना? तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन कर करके हर एक जो स्टेप ऑफ मेथोडोलॉजी ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट दिया है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है, फर्स्ट है इसी में स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी या हाइपोथेसिस। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। जैसे हम लोग कहते हैं, या तुम लोग किन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन पढ़े होगे। क्या कहता है किन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन?
ये कहता है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज देयर कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन देयर इनकम। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ जो किन्स ने कहा कि भाई लोगों का इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, लेकिन इनकम के बराबर नहीं करेगा, उसके उस हिसाब से नहीं करेगा जिस हिसाब से इनकम इंक्रीज करेगा। ये किन्स का कहना है। और उसने ये भी कहा कि द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो एमपीसी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। 1 होगा तो जो भी पैसा कमा रहे हो सब कंज्यूम कर जाओगे, ठीक है। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया किन्स ने। अब जो ये स्टेटमेंट जो किन्स ने दिया कि दिस एमपीसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक तरह से हाइपोथेसिस मान लिया हमने कि एमपीसी इक्वल टू हमारा 0.5 आया। अब इसको प्रूफ करना होगा इस स्टेटमेंट को, आगे बताएंगे हम। और आगे दूसरा है स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अब देखो, जैसे कि हमने एक थ्योरी स्टेटमेंट बताया, किन्स ने क्या कहा कि इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं किया। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो देखो, जैसे y इक्वल टू कंजम्पशन है मेरा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये। अब इसमें जो है y इक्वल टू योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और x इक्वल टू योर इनकम, दिस B1 इज योर MPC, दिस B1 इज ग्रेटर देन 0 बस लेस देन इक्वल टू 1, और ये B0 इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। तो इसी जो हमने स्टेटमेंट पहले दिया था, उसी स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल मॉडल में लिख दिया। समझ रहे हो ना? जैसे कि हमने स्टेटमेंट को हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया, उसी चीज को पहले हमने एक स्टेटमेंट दिया कि स्किन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद उसी स्टेटमेंट को हमने क्या किया, उसी स्टेटमेंट को हम लोगों ने क्या किया कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। बस उसी स्टेटमेंट को, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथ। हमने मॉडल स्पेसिफाई कर लिया। हम आगे तुम लोगों को मॉडल डेवलप करना भी बताएंगे कि इकोनोमेट्री में किस तरह से मॉडल डेवलप करते हैं हम लोग। जैसे तुम्हारे रिसर्च में तुम लोग इस्तेमाल करोगे तो पहले मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करो, ठीक है। उसके बाद थर्ड है स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, हमने मैथमेटिकल मॉडल देखा,
ये देखा मॉडल हमने मैथमेटिकल। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, और जो मैथमेटिकल फॉर्म में होता है वो जो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y को, x को क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पे देखो ये लीनियर रिलेशन है दोनों में, तो ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, एग्जैक्ट रिलेशन है दोनों में, यानी ये एग्जैक्ट रिलेशन बता रहा है। जो मैथमेटिकल मॉडल है मेरा वो एग्जैक्ट y और x का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल जो होता है वो इन एग्जैक्ट रिलेशन पे बेस्ड होता है। क्यों? वो इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि कंजम्पशन इज डिपेंड अपॉन ओनली इनकम, तो ये जो है हजम नहीं होता। और भी बहुत सारे फैक्टर है जिस पे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना, प्राइस रिलेटेड गुड्स पे। इसके अलावा जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे, कल्चर पे, टाइम पीरियड पे, समझ रहे हो ना। कभी अर्थक्वेक का टाइम आ गया तो लोग जल्दी से चीजें स्टोर करना शुरू कर देते हैं, या कोई नेचुरल क्लाइमेट इस तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो। इसके अलावा जो वेल्थ पे, भाई हमारे पास रेगुलर इनकम नहीं है, हमारे पास जो है लैंड है, तो हमारा इनकम उस पर डिपेंड करेगा। हमारे पास अपना बहुत सारा बिजनेस है या कुछ और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कल्चरल फैक्टर होते हैं। जितने लोग रूरल एरिया के जो एक्सपेंसेज उतना नहीं होता है, उनका इनकम उतना नहीं होता, उतना ना खर्च होता है उनका, लेकिन अर्बन एरिया में कल्चर चेंज हो जाता है, वहां खर्च ज्यादा चाहिए रहने के लिए, तो वो भी एक फैक्टर होता है जिसपे कंजम्पशन हमारा डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। तो भाई वो सारे फैक्टर को अगर हम क्या कर सकते हैं कि काउंट नहीं कर सकते, तो काउंट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो उसी में जो हम लोग थर्ड जो लिखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ, ये लिख चुके हैं हम लोग, स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। तो ये जो हमारा है स्पेसिफिकेशन, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे b1 प्लस या b0 प्लस b1 x, और इसको बोलते हैं हम लोग एरर टर्म या डिस्टरबेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एरर टर्म, डिस्टरबेंस टर्म, अब ये जो हमने एरर टर्म इंट्रोड्यूस किया इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में, ये जो है वो सारे फैक्टर को इंक्लूड कर लिया जिसको हम जानते हो ना जानते हो, जिस पे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो इकोनोमेट्रिक्स होता है वो इन एग्जैक्ट रिलेशन बनाता है बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल। और जो हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है वो एग्जैक्ट, दिस इज योर इकोनोमेट्रिक्स। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक जो है वो एग्जैक्ट या डिटर्मिनिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रिलेशनशिप, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि उसी मैथमेटिकल मॉडल में अगर हम ये डिस्टरबेंस टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो यही इकोनोमेट्रिक्स हो जाता है ना। हम वही जो मैथमेटिकल मॉडल हमने पहले तुम लोग को बताया, अगर उसी मैथमेटिकल मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टरबेंस टर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सिंपली इकोनोमेट्रिक्स होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशनशिप बता रहा है अब इनएग्जैक्ट बता रहा है। अब मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स है वो एग्जैक्ट या डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बताता है। यहां तक क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है ऑब्टेनिंग डेटा। चौथा जो मेथोडोलॉजी है इसमें, अब हमने क्या किया कि इकोनोमेट्रिक्स मॉडल भी डेवलप कर लिया। अब इकोनोमेट्रिक्स मॉडल डेवलप करने के बाद ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमको डेटा चाहिए y एंड x। तो जब तुम लोग अपने रिसर्च में इस तरह से मॉडल डेवलप कर लोगे, ये मेथोडोलॉजी में आएगा तुम लोगों के, जब इस तरह से मॉडल डेवलप कर लोगे तो अब तुम लोग को डेटा की जरूरत पड़ेगी। और डेटा में क्या चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए तुमको इनकम चाहिए, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा चाहिए, और ये इनकम का चाहिए। और ये क्यों चाहिए, टू गेटिंग वैल्यू ऑफ B0 और B1, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। समझ रहे हो ना, क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हमको B0 B1 की वैल्यू चाहिए। इसी B0 B1 की वैल्यू निकालने के लिए हमको डेटा चाहिए, तब हम जाके एस्टिमेट कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। तो यही B0 B1 की नोमरिकल वैल्यू जानने का, जो हमने कहा कि इकोनोमेट्रिक्स जो नोमरिकल मेजरमेंट बताता है वो तभी बता सकता है जब हम B0 B1 की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। अब मान लीजिए एस्टिमेट करके हमारा कुछ मॉडल इस तरह से आया। ये तुमको इस तरह से कुछ मिलेगा। जब तुमको डेटा लेकर के और उसको एस्टिमेट करोगे तो जो ये आ गया तुम्हारा, ये हो गया B0, ये हो गया B1। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। समझ रहे हो ना। ये कब होगा, जब हम डेटा हमको मिल जाएगा y एंड x का, उसको एक्सेल सीट में पुट करके, आजकल हम बताएंगे आगे तुम लोगों को, एक बुक आती है हम देंगे तुम लोगों को। वो बुक इस तरह से कि चैप्टर वाइज जो है उसमें, जैसे कि ये तुम थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद जो है वो उसका ईव्यूज पे प्रैक्टिस वो भी बताएंगे आगे। तो ये B0 B1, ठीक है। तो ये एस्टिमेट करके हमारा आ गया, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड मॉडल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे, हमने पहले ये एज्यूम किया, हमने ये कहा था किन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में कि MPC जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, है ना।
तो यहां पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करेंगे कि जो ये हमारा एमपीसी है, देख लो यही एमपीसी है जो निकल का आया, ये B1 देखो हमने लिखा था एमपीसी है, यही हमारा एमपीसी है। अब ये एमपीसी हमारा, हम मान के ये चलेंगे नल हाइपोथेसिस में कि हमारा जो एमपीसी है वो 0.7218 है। इसको टेस्ट करेंगे, अब फिर अल्टरनेटिव में क्या कर लेंगे इसी को, एमपीसी इक्वल टू नॉट 0.7.218। तो जो भी हाइपोथेसिस हम लोग लेते हैं उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ये जो है हम इकोनोमेट्रिक्स में जो मेथोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उस मेथोलॉजी में से हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग नल हाइपोथेसिस या जो भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिस तरह भी तुम हाइपोथेसिस ले रहे हो उसको हम लोग आगे चल के टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा टेस्ट क्या है, हमने कहा था कि एमपीसी जो 1 से ज्यादा वैल्यू एमपीसी की नहीं आनी चाहिए, ये टेस्ट कर लो, या 0 से कम नहीं आनी चाहिए, निगेटिव में नहीं एमपीसी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ एमपीसी का पॉजिटिव होना जरूरी है। क्योंकि भाई अगर हम कुछ अर्न ना भी कर रहे हैं तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए नेक्स्ट हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग को टेस्ट करेंगे। फिर है फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो है वो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन का है। हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में मेन मोटिव यही होता है कि फोरकास्टिंग करना। जो इकोनोमेट्रिशियन का जॉब होता है वो फोरकास्टिंग का ही होता है। हालांकि इस पे अच्छा तुम लोग जो लोग इकोनोमेट्रिक्स अच्छे सॉफ्टवेयर हैंडल करना जानते हैं, इस पे अच्छा खासा नौकरी है मार्केट में, समझ रहे हो ना। ये फोरकास्टिंग पे तुम सुने होगा कि हम फोरकास्टर है, फोरकास्ट करते हैं। और फोरकास्ट बहुत तरह का होता है, कोई मौसम का करता है, कोई बिजनेस का करता है ना, कोई जो है इकोनॉमिक डाटा लेके उसका करता है, अलग अलग तरह, समझ रहे हो ना। तो ये फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन जो होता है, ये उसके बाद हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन करते हैं। क्या फोरकास्टिंग करते हैं कि हम जैसे ये कंजम्पशन है और ये इनकम है, तो मान लिया हमको इनकम दिया होता है, हमेशा हर किसी को अपना इनकम पता होता है, तो हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगले साल हमारा कंजम्पशन कितना होगा, समझ रहे हो ना। मान लिया हमको कोई इनकम दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इनकम वी कैन फोरकास्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लिया हमारे पास इस तरह से कुछ, अब इसमें क्या है, सपोज करो कि हमारे पास जीडीपी की वैल्यू दी हुई है 2006 की, वो है जीडीपी या इनकम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वो है हमारा 11319.4 बिलियन, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, कहां पे, ये x की जगह, इसमें x भी है, ये x की जगह हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये जीडीपी की। तो हमको ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2006 का प्रिडिक्ट हो जाएगा। ये
ये 2006 का इनकम, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि इतना इनकम होगा, तो उसी बेसिस पे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है यूज ऑफ द मॉडल for control and policy purpose। अब उसमें तो हमने ये कहा था कि भाई हमारा इनकम दिया हुआ है, जीडीपी की वैल्यू दिया हुआ है, मान लिया इसमें तुमको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही दिया हुआ है, तो कह रहा कितना इनकम पे इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, तो ये पॉलिसी पर्पस के लिए हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि भाई हमको इनकम निकालना है कि कितना इनकम चाहिए इतना एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो हम किस तरह से लिखेंगे, सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर $8750 बिलियन, इतना, तो हम लोग लिखेंगे 8750 इक्वल टू -299.15913 प्लस 7.7218 इंटू जीडीपी 2006 का। तो ये जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू एक्स की आएगी 12537, मतलब इतना इनकम अप्रोक्सीमेटली चाहिए काय के लिए, इतना खर्च करने के लिए, इतना बिलियन। समझ रहे हो ना? अब ये जिसमें भी हो, डॉलर में जिसमें भी, तो इतना इनकम एक्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इतना। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया कि हमको मान लिया कितना इनकम चाहिए कि भाई इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम कर सके। भाई तुम जैसे कि आज तुम अपना प्लान करोगे ना कि अगले साल हमको क्या करना है, मान लिया तुम आज पैसा अर्न कर रहे हो तो अगले साल किस तरह से खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है ना, उसके बाद कपड़े पे कितना खर्च करना है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करना है, घूमने पे कितना खर्च करना है, मकान पे फ्लैट लेना है, घर लेना है, उस पर क्या खर्च करना है। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम अगले साल का तय कर रहे हैं अभी। तो ये हमारे लिए एक तरह से हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। इसी तरह सरकार भी पॉलिसी बनाती है, जानते हो ना, सरकार अब बजट पेश करती है फाइनेंशियल, हर फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एडवांस बजट होता है। समझ रहे हो ना? तो वो सरकार भी अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, सरकार जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं वैसे सरकार भी कंज्यूम करती है। तो सरकार ये पॉलिसी मेकिंग करती है कि भाई हमको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना इनकम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से अगर पर कैपिटा इनकम हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। तो ये पॉलिसी मेकिंग है, समझ रहे हो? तो हम इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो पॉलिसी मेकिंग में भी करते हैं, ठीक है। यहां तक तो ये जो है हमने 8 मेथडोलॉजी बताया, ये बेसिक मेथडोलॉजी है जो हमेशा इकोनोमेट्रिक्स में इस्तेमाल होता है, हमेशा तुम्हारे रिसर्च में इस्तेमाल होता है। रिसर्च में हम इसी पैटर्न को लेकर के जो हम रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं कि पहले हमने एक स्टेटमेंट दिया,
फिर उसको मैथमेटिकल मॉडल में लिखा, फिर इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में, फिर डेटा लिया, फिर उसका एस्टिमेशन किया, एस्टिमेशन करने के बाद फिर उसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद जो हाइपोथेसिस टेस्ट किया, हाइपोथेसिस के बाद फोरकास्टिंग किया, फोरकास्टिंग के बाद फिर ये देखते हैं, आखिरी में देखोगे जब हम लोग पेपर लिखते हैं तो उसमें पॉलिसी मेकिंग देते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल है इसका। जब तुम लोग पेपर लिखोगे तो लास्ट में इंपोर्टेंट ये लिखना होता है कि पॉलिसी मेकिंग में इससे क्या फायदा है। तो ये पॉलिसी मेकिंग में यहाँ पे यूज फॉर मॉडल फॉर कंट्रोल एंड पॉलिसी पर्पसेस, हमारा मॉडल अपने पॉलिसी पर्पस देश के लिए किस तरह से फायदेमंद है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। दो तरह का इकोनोमेट्रिक्स होता है, थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स एंड अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। Theoretical econometrics is concerned with development of appropriate method, development of appropriate method for measuring economic relationship specified by economics model। Theoretical econometrics heavily lean on mathematical, statistical statistics। तो theoretical econometrics concerns development of appropriate method for measuring economic relations specified as the economics model। हम appropriate method ढूंढते हैं जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जानने के लिए, जो कौन स्पेसिफाई करता है, इकोनॉमिक्स मॉडल खुद ही करता है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड बताया, जैसे हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन स्किन साइज, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बताया। तो वो इसी हमको क्या करते हैं, जो किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, जो उससे हमने मैथमेटिकल मॉडल या जो हमने मॉडल ड्राइव किया, वो इकोनॉमिक्स मॉडल है। ठीक है ना। तो वो जो इकोनॉमिक्स मॉडल है उसी में हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं एप्रोप्रिएट मेथड से। एप्रोप्रिएट मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। दूसरा है अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स।
applied econometrics use tools of theoretical econometrics to study some specific field of economics and business. For example, production function, investment function, and supply and demand function. तो इसी हम जो अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स है, यूज टूल्स ऑफ थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स टूल को इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी सम स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। जैसे हमको प्रोडक्शन फंक्शन है, तो प्रोडक्शन फंक्शन तुम लोग पढ़ेगा कोप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए टूल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तुम देखोगे गुजराती में कोप डॉगलस फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, हम बताएंगे आगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में, सप्लाई और डिमांड फंक्शन में। तो हम सम अप करें तो हमारा जो है इकोनोमेट्रिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में थ्योरेटिकल, और इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। अब ये भी दो तरह से है, क्लासिकल इनोवेशन। ये भी क्लासिकल इनोवेशन। तो हम बता चुके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, हम बता चुके अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है। यही थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स जो दो तरह, क्लासिकल एंड बेसियन, और ये तुम प्रोबेबिलिटी में पढ़े होगे, तुम लोग पढ़े हो बेसियन लोग। फिर अप्लाइड इकोनॉमी में क्लासिकल और बेसियन। तो इस तरह से आज जो हमने बताया तुम लोगों को, ये बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर हो कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है, वाई इकोनोमेट्रिक्स इज सेपरेट डिसिप्लिन, है ना, व्हाट आर द मेथोडोलॉजी फॉर स्टडी इकोनोमेट्रिक्स, है, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है।